चलिए आज हम शुरू करते हैं बीएससी सेकंड ईयर माइनर फिजिक्स का स्थिर चुंबकत्व का। आज का हमारा नया टॉपिक है अवकलन रूप में स्थिर चुंबकत्व के मूल नियम। यानी जो अवकलन रूप में जो मूल नियम होते हैं चुंबकीय क्षेत्रों के लिए वो क्या होते हैं। उसमें पहला नियम अपना ये क्या है, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और दूसरा नियम क्या है, डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर। तो इन दोनों को अपन को नियम को पढ़ना है और इनका डेरिवेशन करना है कि किस प्रकार से ये निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पहले नियम से। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न स्थित चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का डाइवर्जेंस शून्य होता है। मतलब कोई भी धारावाही चालक है, मान लो कोई धारावाही चालक है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उसके डाइवर्जेंस का मान कितना होता है, शून्य होता है। उसके डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या इसको देखो एक रूप में और लिख सकते हैं। देखो एक चीज और बताएं, ये लेक्चर हालांकि हमने ना यूनिट जब फर्स्ट करा रहे थे तब ये बात बताई थी, लेकिन यहां भी जरूरत इसलिए बता दें कि देखो मान लो ये जो डेल वेक्टर होता है ना, डेल वेक्टर होता है, इसको अलग अलग जगह अलग अलग चीज से पढ़ते हैं। कैसे, जैसे मान लो अगर ये किसके डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसका देखो ये बिंदु है, डॉट है ना, तो जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट गुणनफल हो रहा है, तब इसको पढ़ते हैं अपन डाइवर्जेंट। क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट, DIV लिखते हैं और पढ़ते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। ठीक है ना, क्लियर। और अगर ये डेल वेक्टर जब क्या हो, क्रॉस में हो, माने गुणा में हो, गुणा माने क्रॉस गुणनफल होता है, तो इसके साथ क्रॉस होने पर ये क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है, कर्ल कहलाता है। क्लियर। और तो हम ये वाले नियम में तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट। लेकिन अगला दूसरा नियम आ रहा है ना, उसमें क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी जगह, तो उसमें क्या होगा, अपन कर्ल पढ़ेंगे। तो पहले अभी नियम बंद कर लें, उसमें समझेंगे। तो ये बात क्लियर हुई ना, जब डॉट है तो डाइवर्जेंट। देखो डी फॉर डॉट, डी से डाइवर्जेंट, और सी फॉर क्रॉस, क्रॉस मतलब कर्ल। क्लियर। तो इस ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इन्होंने बोला है कि मान लो कोई भी चालक है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसका अगर अपन डाइवर्जेंस लें, डाइवर्जेंस यानी डेल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मिले किसका, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते, बी से। तो चुंबकीय क्षेत्र का जब डाइवर्जेंस लें, डाइवर्जेंस यानी डॉट प्रोडक्ट लें, तो उसका मान क्या आता है, शून्य आता है। यह है पहला नियम। अब ये कैसे आता है, मान इसको डेरिवेशन करना है, इसका प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे और बात करेंगे, जैसे अपन बात करें चुंबकत्व, चुंबकत्व के लिए देखो जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं पेपर में, आपको वैसे ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो गॉस का नियम होता है वो क्या होता है, वो होता है अगर विद्युत जो फ्लक्स होगा चुंबकीय क्षेत्र बी में, वो किसके बराबर होगा, BDS, BDS, ये डबल इंटीग्रेशन एस वाला डबल इंटीग्रेशन, या नॉर्मल अगर एस भी दर्शाए, माने एस मतलब होता है एरिया के लिए, तो BDS की बात करें वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम होता है, जो विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी, और DS छोटा सा अल्प क्षेत्र के लिए, इन दोनों के मध्य जो होता है समाकलन लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। ये आपको नियम याद रखना है। देखो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो सिंपल बात ये होती है, बी यानी होता है चुंबकीय क्षेत्र और DS मतलब होता है अल्प क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र। तो मान लो देखो आपको पता है गॉस प्रमेय क्या मानता है कि एक छोटा सा पथ बंद पथ मान लें, तो ये गॉस ये पृष्ठ का काम करेगा, तो इसका छोटा देखो पूरा एरिया कितना है, S मान लो। ऐसे अपन इसको S की जगह A से भी दर्शा सकते हैं, पता है, इसको A की जगह माने S की जगह किससे दर्शा सकते हैं, A से भी दर्शा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर आपको S से दिक्कत जा रही क्योंकि एरिया मतलब A होता है ना, तो यहां से अपन स्मॉल s की जगह स्मॉल a ले ले रहे। क्लियर। तो मान लो ये पूरा जो एरिया है वो A है, कैपिटल A है, तो ये छोटा सा जो एरिया होगा वो क्या होगा, स्मॉल da मानेंगे। जैसे अपन मानते हैं ना, पिछले लेक्चर में बताया था कि इतनी वाली लेंथ है तो L है, तो छोटा सा जो लेंथ, इसका छोटा सा टुकड़ा कितना होगा, DL, अल्पांश। क्लियर। तो ये छोटा सा भाग एरिया DA है, और चुंबकीय क्षेत्र का जब ये होगा समाकलन तो ये किसके बराबर होगा, 0 के। ये गॉस का प्रमेय कहता है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो गॉसी का एक डाइवर्जेंस प्रमेय होता है, किसका, गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से, गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से, डाइवर्जेंस प्रमेय से।
गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से। क्या होता है गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय कि बी वेक्टर होता है इनटू डी ए वेक्टर, सॉरी डी स्मॉल ए, डी ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, मान भी मतलब होता है वॉल्यूम माने आयतन समाकलन जो होता है डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, और इसमें वॉल्यूम समाकलन हो रहा है माने आयतन समाकलन हो रहा है, तो यहां आएगा डीवी, क्योंकि यहां एरिया के लिए बात हो रही थी तो डीए आया था ना, इसका एरिया कितना था कैपिटल ए था। इसी प्रकार से अगर इसका वॉल्यूम की बात करें यानी आयतन की बात करें, यहां देखो यहां हो रहा है कौन सा समाकलन, क्षेत्रफल समाकलन, क्षेत्रीय समाकलन हो रहा है, पृष्ठीय समाकलन हो रहा है, लेकिन यहां वॉल्यूम समाकलन हो रहा है मतलब आयतन समाकलन हो रहा है। तो ये गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से ही आया है। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में अगर माने पिछले लेक्चर सॉरी यूनिट नंबर फर्स्ट के जब लेक्चर कर रहे थे तो वहां लगभग 8-9वें लेक्चर में ये पढ़ाया है। तो देखो अगर कोई सीक्वेंस से देखा, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, चैप्टर वाइज पढ़ेगा तो उन्हें पता होगा। क्लियर? नहीं पता तो अगर वहां से देखो समझो, और अगर आपको सीधा याद रखना हो तो ये सीधा भी याद रख सकते हैं कि गॉस का जो डाइवर्जेंस प्रमेय होता है वो कहता है कि बीडीए में क्या करना है अपन को, कौन सा समाकलन लेना है, क्षेत्रीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन लेना है। वो किसके बराबर होता है वॉल्यूम समाकलन, किस किस के, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी डाइवर्जेंट ऑफ किसका बी, चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंट लेंगे। क्लियर? तो ये होता है किसके प्रमेय से, गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से। तो अब देखो इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 बाय समीकरण 2 से दोनों का उपयोग करके निकालेंगे। तो देखो ये बीडीए किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और ये बीडीए किसके बराबर है, इसके बराबर है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर डीबी इसके बराबर है। तो बीडीए तो मान लो अगर समीकरण 1 समीकरण 2 कट गए तो ये किसके बराबर बचा, 0 के बराबर। तो ये लिखेंगे समाकलन भी, देखो अगर नहीं समझ में आया हम दोबारा समझा रहे, 1 मिनट लिख लें आप। इसके बाद ये डीवी बराबर किसके, 0 के। देखो समीकरण 1 इसको माना, समीकरण 2 इसको माना, तो ये जो समीकरण 1 में बीडीए का मान कितना है, 0, और इसमें बीडीए का मान कितना है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन वाला। तो इसमें क्या होगा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये दोनों सेम है, तो सेम जब बीडीए का मान भी 0 है और बीडीए का एक दूसरा मान भी ये है, तो ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं? जैसे मान लो ये बीडीए का मान 0 है और इस बीडीए का मान क्या है, ये वाला वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो इन दोनों का मान, ये तो दोनों सेम है ना बीडीए, इनका मान एक 0 है और एक ये है, तो इनके मान भी तो आपस में बराबर होंगे। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लो समीकरण 1 समीकरण 2 है, तो उसमें से ए सेम पार्ट कट गए तो ये इसके बराबर आ गया। क्लियर? अब देखो ये कटा दिखाई नहीं देना है अपन को, वो समझाने के लिए आपके लिए बताया गया है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो इसके 0 आ गया, अब बताओ ये इसका आंसर 0 कब होगा, जब कोई भी ये बीच वाला जो मेन पार्ट है ये 0 होगा, तभी तो ये इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। क्योंकि देखो डीवी क्या है, इसके सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं, समाकलन। देखो भी दिल जो अपना समाकलन भी का साइन है, ये मतलब आयतन का समाकलन करना है, और किसके सापेक्ष, डीवी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका मेन पार्ट क्या हुआ, ये हुआ, और ये पार्ट 0 होगा तब तो इसका समाकलन 0 आ गया। इसलिए अपन कहेंगे अर्थात जो मेन पार्ट है डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और आपको क्या पता है, ये जो नियम पढ़ाया था हमने, ये देखो आप नियम पढ़ाया था, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक फॉर्म में, डेल वेक्टर हमने डॉट प्रोडक्ट बताया था, यानी क्या है डाइवर्जेंट, तो सॉरी स्मॉल में लिखते हैं डी को, तो डाइवर्जेंट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। डी हमने बता दिया था ना सबसे पहले कि डेल वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट में हो तो डाइवर्जेंट बी वेक्टर बराबर 0। तो यही निकल के आ गया ना अपन के लिए कि डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, माने डॉट प्रोडक्ट है, यानी जो डेल वेक्टर क्या कहलाने लगेगा, डाइवर्जेंट ऑफ बी वेक्टर बराबर 0। तो ये निकल के आ गया। तो पेपर में आपके जो मूल्य में पहला नियम आ गया कि अपन को चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकाला था, अपन ने डाइवर्जेंट निकाला था। क्लियर हो गया? अब अगला नियम पढ़ेंगे, ये पिछला नियम समझ में आ गया, और अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो दोबारा लेक्चर देख लेना रिवाइंड करके, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं अपन दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या बोलता है कि किसी धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न स्थित चुंबकीय क्षेत्र बी कर्ल
माध्यम की चुंबकशीलता तथा धारा के घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। देखो सिंपल समझो, मान लो ये चालक है, क्या है ये चालक है। इस चालक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसका जो बी क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसका अपन कर्ल लेंगे। देखो हमने अभी बोला था ना कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये अपन डेल वेक्टर को क्या पढ़ते हैं, कर्ल पढ़ते हैं। यानी ये क्या निकल के आया, कर्ल बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट जे वेक्टर। देखो क्या हमने दोबारा बताया, हमने जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डेल वेक्टर को क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट, पिछले नियम में किया है। लेकिन अब यहां क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो क्रॉस है तो क्रॉस का सी माने कर्ल होगा, तो ये डेल वेक्टर को अपन क्रॉस को क्या लिख सकते हैं, कर्ल लिखेंगे। तो कर्ल बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट जी वेक्टर। तो यही नियम में लिखा गया है कि किसी धारावाही चालक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका कर्ल मतलब डेल वेक्टर का क्रॉस गुणनफल माध्यम की चुंबकशीलता जो म्यू नॉट होता है वो क्या कहलाती है, माध्यम की चुंबकशीलता। ये अपन साइड में लिख लेना आप लोग कि म्यू नॉट बराबर क्या होता है, माध्यम की चुंबकशीलता। क्लियर। और जो जी वेक्टर होता है वो कहलाता है धारा घनत्व। जो जी वेक्टर होता है वो क्या कहलाता है, धारा घनत्व। ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी होता है, इसका इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदी में क्या होता है, जी वेक्टर का मान। माने नाम जी वेक्टर किसको दर्शाते, जी वेक्टर को किस लिए दर्शाते, धारा घनत्व के लिए दर्शाते। क्लियर। तो यही बोला उन्होंने दूसरा नियम कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का जो कर्ल लेंगे यानी डेल वेक्टर क्रॉस में लेंगे उसका मान आएगा म्यू नॉट और जे वेक्टर। म्यू नॉट चुंबकशीलता है माध्यम की और जे वेक्टर धारा घनत्व है। क्लियर। तो उनके गुणनफल के बराबर होता है। देखो ये जो कर्ल है बी वेक्टर का वो किसके बराबर है, चुंबकशीलता और धारा घनत्व जे के गुणनफल के बराबर। ये बराबर आ गए तो ये अपन को इस वाले रूप को अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। दोनों लिख देना, क्या डाल के अथवा डाल के लिख देना। क्लियर हो गया। तो दोनों हो जाएंगे, दोनों सही है। क्लियर। अब आगे बढ़े, इसको डेरिवेशन करेंगे इसका कि कैसे निकलता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपन बात करेंगे, सबसे पहले कौन सा नियम लेंगे, अगर मान लो अपन लें एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम। देखो ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम क्या बोलता है, एम्पियर का परिपथी नियम कि बीडीएल रेखा समाकलन, जो अपने देखो लेक्चर पुराने में बात की थी ना मन ने कि एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा था, तो वो क्या होता है, सबसे पहले समाकलन बीडीएल माने रेखा समाकलन किसके बराबर होता है, म्यू नॉट यानी चुंबकशीलता और सिग्मा आई, यही धारा था, यही बात हो रही थी ना, यही होता है एम्पियर का परिपथी नियम। तो इसमें क्या करेंगे, जो बीडीएल बराबर होगा म्यू नॉट सिग्मा आई मतलब टोटल विद्युत धारा। ये टोटल विद्युत धारा किसके बराबर होगी, मान लो अपन ने एक ये जो धारावाही चालक है इसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही, केवल यही धारा प्रवाहित हो रही ना, तो सिग्मा आई कुल जो धारा होगी वो कैपिटल आई होगी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और एक चीज देखो हम दोबारा बता दें, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएंगे जब सीक्वेंस से देखा होगा। देखो अब हम एम्पियर का परिपथी नियम अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, और नहीं है ना तो मतलब आपको याद करना पड़ेगा, पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। तो ठीक है ना। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद अगर हम बात करें कि बंद पथ में निहित धारा कितनी होगी, निहित धारा आई बराबर कितनी होगी, पृष्ठीय समाकलन जे वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब कहेंगे सर ये कैसे आ गया, ये तो अभी हमें पता नहीं। तो आपको एक 12th फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें अपन धारा घनत्व पढ़ते थे, तो धारा घनत्व का सूत्र होता है जे बराबर कितना होता है, बताइए। आप बता सकते हैं कि धारा घनत्व का मान कितना होगा, धारा घनत्व का मान होता है आई बटे ए। क्या होता है, आई बटे ए। धारा घनत्व का मान माने फॉर्मूला होता है जी, देखो जी क्या है, धारा घनत्व, जे है धारा घनत्व। तो जो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है वो आई बटे ए होता है। तो अगर अपन को आई का मान चाहिए माने धारा का मान चाहिए, तो ए यहाँ भी बटे में, यहाँ भाग में, तो सही जाके काय में होगा, गुणनफल में, तो जे ए होगा। अब ये तो जी तो धारा घनत्व है, लेकिन ए पूरे पृष्ठ के लिए कुल एक क्षेत्रफल है। लेकिन अपन को अगर समाकलन करते तो एक अल्पांश छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते, तो छोटा सा क्षेत्रफल डीए होगा। तो ये आई कितना आ गया, समाकलन जे और ये डीए। क्लियर। अब आया समझ में किस
प्रकार से आया। तो ये बात आपको याद रखनी जो है 12th फिजिक्स की, ये वाला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला याद रखो सिंपल, जी बराबर आई बटे और ये पूरा क्षेत्रफल है ए। अगर अपन को छोटा सा क्षेत्रफल लेना ए तो छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश भाग लेना है तो स्मॉल ए डी ए हो गया बस। और स्मॉल भाग लेते माने अब समाकलन क्या कहलाता है, छोटे छोटे पार्टों को जोड़ो तो बड़ा पार्ट बन जाता, तो छोटे छोटे डी ए जोड़ेंगे तो बड़ा ए बन जाएगा। तो ये समाकलन का पोर्शन ये बराबर आ गया आई बराबर जे डी ए वेक्टर। तो ये हो गया देखो, और ये छोटे छोटे भाग किसके होंगे, एक पृष्ठ के, इसलिए यहाँ पृष्ठीय समाकलन का उपयोग करेंगे। समझ में आया, तो क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अपन ने कर दिया। तो सॉरी ये मिटा दिया, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आई बराबर, हालांकि लिख तो दिया है कि जो समाकलन होता है जे डी ए का। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर ये नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है, ये समझाने के लिए बताया, अपन को डेरिवेशन में ये लिखना है। ये केवल जानकारी दी थी कि जी वेक्टर यानी धारा घनत्व तो कहलाता क्या है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। देखो ये वाला समीकरण 1 क्या आया था, बी डी एल बराबर म्यू नॉट और था आई था। अब आई का मान कहां से प्राप्त हो गया, समीकरण 2 से हो गया, इसलिए तो अपन लिखा है समीकरण 1 बार 2 से। एक तो पूरा का पूरा म्यू नॉट तक उतार दिया, आई का मान ये समीकरण 2 से रख देंगे तो कितना आएगा, एस पृष्ठीय समाकलन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर हुआ, इतना पोर्शन आया। इसको अपन नाम दे दे रहे समीकरण नंबर 3। किसका नाम दे दे रहे, समीकरण नंबर 3। अभी इसका उपयोग होगा, ध्यान रखना, आगे बढ़े। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक प्रमेय होता है स्टोक का प्रमेय। स्टोक के प्रमेय से आप कहेंगे सर बहुत सूत्र लग रहे हैं। देखो अब इतनी बड़ी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो डेरिवेशन तो ज़्यादा होंगे, उसमें फॉर्मूलाज ज़्यादा लगेंगे। क्लियर, तो जो स्टोक का प्रमेय होता है ये आपको याद करना है, क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है अपना किसके, वॉल्यूम नहीं, पृष्ठीय समाकलन किसके, पृष्ठीय समाकलन किसके, कर्ल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इसके बराबर होता है। इसको दे दे रहे समीकरण नंबर 4। जो स्टोक प्रमेय क्या कहता है कि समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर होता है, पृष्ठीय समाकलन कर्ल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो ये समीकरण 4 है और समीकरण नंबर 3 क्या बना था, ये वाला बना था, बी डी एल म्यू नॉट पृष्ठीय वेक्टर जे वेक्टर डी ए वेक्टर, ये बना था। तो देखो ये भी बी डी एल का मान ये पोर्शन भी है और BDL का मान ये पोर्शन है। तो वो पुराना याद आया, अपन जब है ना पहला नियम पढ़ रहे थे कि BDL कट गए थे, कहाँ नियम पहले में किया था जब डेरिवेशन कर रहे थे। तो BDL का मान ये भी है और BDL का मान ये भी है, तो माने दोनों मान क्या करेंगे अपन बराबर ले लेंगे। तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से। देखो समझने की बात है, ये मैथमेटिक्स तो आपको पता है ना। देखो BDL समझो, एक बार और बता दे रहे कि BDL का मान क्या है, ये बराबर में ना इसका मान ये है, और यहां देखो यहां BDL का मान क्या है, ये, तो BDL का मान ये भी है और यहां देखो यहां भी BDL का मान ये है। तो दोनों BDL के मान, जब दोनों BDL ही के मान है तो वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो BDL एक प्रकार से अगर मान ले कट गए तो ये जो आपस में ये जो पोर्शन बचे वो इसके बराबर होंगे। तो ये वाला पोर्शन कितना है इसका, देखो BDL का ये वाला चौथे समीकरण से जो मान है वो कितना है, एस पृष्ठीय समाकलन ये कर्ल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, वो तीसरे वाले समीकरण के BDL के मान के, ये वाले मान के। तो ये क्या होगा, हम वहां लिख दे रहे हैं, आपको देख लेना, म्यू नॉट, इसके बाद म्यू नॉट, फिर था कौन सा वेक्टर, सॉरी पृष्ठीय समाकलन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और बस इतना ही था। यही था कि नहीं था। अब देखो ये बराबर में, बीच में देखो ये बराबर का साइन है। अब ये पूरा पोर्शन जब इस साइड आएगा, किस साइड, इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा, माइनस में। तो ये तो अभी पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये जो पूरा पोर्शन है प्लस का है, इस साइड आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें बराबर में, यहाँ कुछ नहीं बचा तो जीरो। देखो ये बराबर किस साइड था, ये पूरा पोर्शन यहाँ आया तो प्लस से काय में आ गया, माइनस में, बराबर में क्या बचा, जीरो। अब अपन थोड़ी से कॉमन लेंगे, देखो इसमें भी एस पृष्ठीय समाकलन, यहाँ भी पृष्ठीय समाकलन, तो लेंगे पृष्ठीय समाकलन एक बार। क्लियर। फिर अपन लेंगे यहाँ कर्ल, कोष्टक बना दे रहे, कल देखो कर्ल है, यहाँ बी वेक्टर है, मान लो यहाँ बी वेक्टर है और डी ए वेक्टर बाद में, देखो
कर्ल है और बी वेक्टर है, यहाँ माइनस है और म्यू नॉट है, यहाँ ये समाकलन तो ले चुके थे, ये था जे वेक्टर और डी ए वेक्टर यहाँ भी है, तो कोष्टक के अपन ने एक बार बाहर लिख दिया बराबर 0। देखो समझो एक बार क्या किया अपन ने, ये पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह था, एक बार ले लिया, यहाँ कर्ल बी वेक्टर है ये लिखा, माइनस है यहाँ लिख बना दिया और इसके बाद ये वाला म्यू नॉट और जे वेक्टर यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये पृष्ठीय वेक्टर तो पहले ही ले लिया था और डी ए दोनों में था, तो यहाँ अपन ने लास्ट में डी ए वेक्टर लिख दिया बराबर 0। अब देखो समीकरण पहले में कैसा मान रखा था, जब ये पृष्ठीय समाकलन इसका डीए के पर, देखो ये पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह है और डीए मतलब इसके सापेक्ष करना है, तो मेन आइटम ये हुआ, तो इसका जो समाकलन है वो 0 कब होगा, जब जी मेन आइटम 0 होगा, यही है ना, मेन आइटम जी 0 होगा, ऐसे किया था अपन ने उसमें, तो ये जो मेन आइटम अर्थात लिख देंगे, अर्थात जो मेन आइटम क्या है, कर्ल बी वेक्टर माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर बराबर किसके 0 के। देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये है समाकलन की पोर्शन, ये इसका समाकलन 0 कब होगा, जब ये पोर्शन पूरा जो ये वाला पोर्शन है ये 0 के बराबर होगा, तो अपन ने अर्थात में लिख दिया कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ये किसके बराबर है, 0 के। अब देखो ये माइनस क्या है, वापस वहां पहुंचाओ, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला उस साइड जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ध्यान हो तो ये जो दूसरा समीकरण था यही था ना, कर्ल बी वेक्टर बराबर म्यू जे नॉट वेक्टर, यहाँ देखो सबसे पहले करो कर्ल बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट जे वेक्टर, यही था ना समीकरण, तो यही अपना कौन सा आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। और इसको अगर कर्ल को हमने बोला था ना क्या लिख सकते, डाइवर्जेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डाइवर्जेंट नहीं, डेल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता, कर्ल, क्रॉस है, क्रॉस का सी और कर्ल का सी एक से मिलेंगे। देखो कब पता चलेगा कर्ल है डाइवर्जेंट, वो बता चुके ना, जब डॉट प्रोडक्ट हो तो डी डॉट यानी डी तो डाइवर्जेंट और कर्ल माने क्रॉस सी तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो कर्ल मतलब डेल वेक्टर का क्रॉस और ये बी वेक्टर बराबर क्या हुआ, म्यू नॉट जे वेक्टर, यही आ गया। चाहे आप ये लिखो आंसर में चाहे ये लिखो, बात दोनों एक ही है और ये आ गया दूसरा नियम। तो समझ में आया, पहला नियम भी कर लिया अपन ने चुंबकत्व के लिए अवकलन रूप में और दूसरा नियम भी कर लिया अवकलन रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन जो आपको हमने बताई है उसको ध्यान रखना है, किस किस प्रकार से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। और अगर कहीं दिक्कत हो तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देखना ताकि समझ में आ जाए। क्लियर। देखो हिंदी मीडियम के हिसाब से हमने हिंदी में आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ सके। क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।